जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और सेकंड ईयर बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन इन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और उसके दो लेक्चर्स हमने पढ़ लिए थे। एक उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था सारा और पॉपुलेशन जीन पूल था, और दूसरा जो था ना मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने स्टार्ट किया था। मेंडल के दो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बोर्ड के पेपर्स में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। दोनों को अंडरस्टैंड करना, समझना, कॉन्सेप्चुअली समझना और याद करना बड़ा जरूरी है। पहला जो लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, लेकिन लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ क्या कह रहा है, वो हमने नहीं देखा था। हमने जस्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस था जिसमें हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, यानी ऐसा क्रॉस जिसमें एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को डिफर करके पढ़ा जाएगा और दोनों प्लांट्स में बाकी सारे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट सेम होंगे सिवाय एक के, और एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को डिफर करके हम उस प्लांट को स्टडी करेंगे। तो ऐसे क्रॉस को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इस क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड्स। तो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उस क्रॉस के नतीजे में जो प्लांट्स आए उस पे मेंडल ने क्या इंटरप्रिटेशन दी, मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला, मेंडल ने क्या प्रपोज किया कि ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये 3:1 कैसे आए, ये F2 कैसे आई, F3 ऐसी क्यों आई। ये सारी बातें मेंडल ने एक्सप्लेन की। जो मेंडल ने बातें इंटरप्रेट की आज हमने वो पढ़नी है, और साथ ये देखना है कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, जो सेकंड लेक्चर हमने पहले वाला लिया था, इससे पिछला लेक्चर लिया था, वो लेक्चर आपने 19 मिनट से लेके 29 मिनट तक, ये 10 मिनट का जो एक छोटा सा क्लिप है इस वीडियो का, वो आपने लाजमी देखना है। उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, यहाँ पे बल्कि लिंक दे दूंगा, उसको आपने लाजमी देखना है। 10 मिनट का टॉपिक अगर आप वो नहीं सुनेंगे तो वो हम तो भूल भाल गए कि पिछले हमने क्या पढ़ा था, तो उसको रिफ्रेश करना माइंड में बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूँ, लेकिन वो वीडियो भी आपने देखनी है। जो इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं वो ये है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ। F1 आई, इसको बोला P1, ये पेरेंटल जनरेशन थी। जो F1 आई फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म राउंड सीडेड आए। मेंडल बाज नहीं आया, मेंडल ने F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया। क्रॉस फर्टिलाइज कैसे किया कि एक पौधा और था और दूसरा पौधा और था, दूसरे पौधे के रिंकल सीडेड प्लांट के पोलन ग्रेन्स लेके हमने राउंड सीडेड प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिए। इसलिए मैंने जो ग्रीन वाला प्लांट है उसको फीमेल कंसिडर कर लिया, और जो ब्लू वाला प्लांट है रिंकल, उसको मेल कंसिडर कर लिया। ऑब्वियसली बात है, एक मेल होगा जिससे पोलन ग्रेन से गेमीट्स आएंगे यानी स्पर्म आएगा, और एक फीमेल होगी जिसके ओव्यूल में जो एग पड़ा हुआ है उस एग के साथ वो स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे। तो एक फीमेल हो गई, एक मेल हो गया। जब राउंड रिंकल्ड का P1 पेरेंट्स का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग, F1 में सारे के सारे राउंड आए। F1 को उसने सेल्फ फर्टिलाइज करने दिए, यानी उसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स, उसी फूल के पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे गिर गए। उसी पौधे का जो गेमीट है, उसी पौधे का जो स्पर्म है, वो उसी पौधे के एग के साथ मिल गया। तो इसको बोला हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई F1 की, तो अब क्या हुआ, पहले सारे राउंड आए थे, अब जब ये राउंड सीडेड प्लांट ही था, इसने जब सेल्फ फर्टिलाइज किया तो क्या हुआ, 3:1 आई, 3 राउंड आए, एक रिंकल्ड आया। यानी जो रिंकलनेस थी यहाँ पे छुप गई थी, यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो वो रिंकलनेस बिल्कुल खत्म नहीं हो गई थी कि वो रिंकलनेस फारग ही हो गई थी। रिंकलनेस सिर्फ जो है ना वो छुप गई थी, हाइड हो गई थी, जो कि रिंकलनेस यहाँ पे दोबारा से नजर आ गई है। ठीक है, हमने जब एफ इसका जो ये सारी जो मैंने यहाँ पे आर 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 गेमी जो इसकी एलील्स और जीन्स लिखी हैं, ये बातें सारी मेंडल को उस टाइम पे नहीं पता थी कि जीन्स क्या है, ये सारी बातें क्या है। मेंडल ने इसको किस तरीके से जो है ना वो प्रपोज किया, मेंडल इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी हम पहले देख लेंगे हमने क्या किया। हमने राउंड को कैपिटल आर से मेंशन कर लिया जीन पेयर, और रिंकलनेस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया। ये एक जीन पेयर है, इसमें दो अलील्स हैं, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर, इसमें भी कैपिटल, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये दोनों की दो अलील्स हैं। जब गमीट्स बने तो क्या होगा कि एक गमीट में दोनों जीन्स पे, दोनों अलील्स में से एक ही अलील जाएगी। जब गमीट बनेगा तो एक जीन पेयर में जो दो अलील्स हैं उनमें से एक ही अलील जाएगी, क्योंकि म्यूसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो आधे एक में आधे एक गमीट में चले जाएंगे। तो एक गमीट में एक अलील इसमें आ गई, एक इसमें आ गई, यानी आधी आधी हो गई। फिर जब इन दोनों की फ्यूजन हुई तो कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड शेडेड प्लांट बना। अब ये वाले में और ये वाले में क्या फर्क है, ये वाला जो कैपिटल आर वाला राउंड सीडेड प्लांट है, ये होमोजाइगस है, यानी इसमें दोनों अलील्स इस जीन पेयर की सेम है। लेकिन इसमें एक जीन और है, एक अलील और है, एक अलील और है, इसमें एक जीन पेयर की दोनों अलील्स डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस राउंड है। ठीक है, ये बातें तब मेंडल को नहीं पता थी, तो अभी हमें पता है। मेंडल ने इसी सारी बातों को, जो ये हमें पहले से पता है, इन मेंडल ने सारी बातों को इंटरप्रेट किया और उनको एक्सप्लेन किया बारी बारी की ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं।
तो ये बातें थोड़ी सी रिफ्रेश हो गई हैं, पिछली वीडियो भी आप देख लें, उसमें भी थोड़ी बातें रिफ्रेश हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंडल ने क्या कहा। मेंडल ने कहा कि ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, ये जो भी कंट्रास्टिंग फॉर्म है ट्रेट की, जो भी फिनोटाइप हमें नजर आ रही है, चाहे वो राउंडनेस है या रिंकलनेस है, चाहे वो पर्पल फ्लावर है या व्हाइट फ्लावर है, चाहे वो ग्रीन कलर का पॉड है या येलो कलर का प्लॉट है, या प्लांट हाइट जो है ना वो टॉल है या शॉर्ट है, जितनी भी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हमें नजर आ रही हैं, ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट दैट इज आइदर राउंडनेस और रिंकलनेस आर कंट्रोल्ड बाय सम खास तरह के फैक्टर्स। मेंडल ने कहा कि जो ये प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म में नजर आ रही हैं, इसके पीछे कोई कोई चीज होनी चाहिए जो चीज इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही है। मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना, इस अपीयरेंस को कंट्रोल कर रहा है, उसका उसने नाम रखा पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स। क्या नाम रखा? पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब वो चीजें जो कंट्रोल कर रही हैं, पर्टिकुलर, खास, मखसूस हैं। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब यह है कि ये जो फैक्टर्स है ना, ये इनहेरिटेंस में पेरेंट से आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग में। ये जो फैक्टर्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में कैसे आ गए? ये ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंट्स से आए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फैक्टर्स पेरेंट्स से आए हैं ऑफस्प्रिंग्स में। वो कैसे ये कि ये पेरेंट्स से राउंड और रिंकल्ड वाला सीडेड वाला प्लांट था, जब इनकी ऑफस्प्रिंग्स आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स से आया है ना, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में ये फिनोटाइप आई है। जो पेरेंट्स से आए हैं वो क्या है? गैमीट्स। इतना तो पता था कि गैमीट्स आ रहे हैं, लेकिन गैमीट्स के अंदर क्या है? स्पर्म और एग के अंदर क्या है? उसने कहा स्पर्म और एग के अंदर पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, इसलिए क्या दिया? हेरिडिटरी। इन पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स का नाम उसने क्या रखा? इन पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स का नाम मेंडल ने रखा एलिमेंटन। एलिमेंट, जिस तरह एलिमेंट होता है, लेकिन ये एलिमेंट तो नहीं है, वो तो केमिस्ट्री वाली चीजें हो जाएंगी। तो एलिमेंटन, क्या नाम रखा उसका? एलिमेंटन। तो मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा जो भी कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट हमें नजर आ रही है, चाहे राउंडनेस है, चाहे रिंकलनेस है, चाहे सीड शेप है, सीड कलर है, जो भी फॉर्म हमें नजर आ रही है, उसके पीछे कोई है। क्या है? उसके पीछे कोई खास फैक्टर है। ये फैक्टर कहां से आया? ये फैक्टर पेरेंट से आया, गमीट्स में। और जो ये फैक्टर है, इसका नाम क्या रखा? उसका नाम उसने रखा पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर। पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर, जिसका नाम उसने बाद में क्या तजवीज किया? एलिमेंटन। क्या नाम तजवीज किया? एलिमेंटन। वो बाद में जो ये एलिमेंटन है ना, इसका नाम कुछ सालों के बाद नाम, सही वाला नाम रख दिया। किस बंदे ने नाम रखा? जोहानसन ने, ये एक साइंटिस्ट था, और उसने कहा कि असल में ये जीन्स है। ये जो फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रही है, हमें पता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गमीट्स में जीन्स आती हैं। तो जोहानसन ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर एलिमेंटन, मेंडल ने कहा था असल में ये जीन्स है। तो ये भी एमसीक्यू में आता है कि मेंडल ने इन हेरिडिटरी फैक्टर्स को क्या कहा? मेंडल ने एलिमेंटन का। फिर ये भी एमसीक्यू में आता है कि जीन्स किसने कहा? जोहानसन ने। और किसने नाम रखा जीन्स? जोहानसन ने। और नाम क्या रखा? जीन्स। तो ये किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो एक बात जो एक्सप्लेनेशन में मेंडल ने एक्सप्लेन की, वो ये कहा कि ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट either roundness or wrinkleness is controlled by a particular hereditary factor which we called as elementon। ये एलिमेंटन आया कहां से? ये पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर आए कहां से? ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट्स से आए ऑफस्प्रिंग में। किसके जरिए आए? गैमीट्स के जरिए। क्योंकि सबको पता है कि स्पर्म आता है मेल से और एग आता है फीमेल से, और दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। तो जो ये स्पर्म्स और एग्स आ रहे हैं, इनके अंदर मौजूद है ये एलिमेंटन पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स या जीन्स, इनके अंदर मौजूद है, और वो मिल रहे हैं, और पूरे का पूरा ऑफस्प्रिंग है उसकी जो है ना, वो पूरी जीनोटाइप बन रही है। उस मेंडल ने और क्या कहा? मेंडल ने कहा कि जो एलिमेंटन है ना, हर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट के लिए एक एलिमेंटन नहीं है। हर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट के लिए एक इंडिविजुअल के पास दो जीन्स है या दो पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। हर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट के लिए एक ऑर्गेनिज्म में कितनी अलील्स हैं या कितनी जीन्स को भी अलील कंसिडर की जा सकता है, लेकिन यह कि अभी फिलहाल आप कंफ्यूज ना करें। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट के लिए दो पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स है। देख लो, एक ये रिंकल्ड है, इसके पास ये दो, ये राउंड है, उसके पास ये दो। ईच पी प्लांट हैज अ पेयर ऑफ दीज पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स। ये जो पेयर बना है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, पेयर बना है। अब मैं अलील्स ही नाम लेना शुरू कर देता हूं, इनका अलील्स ही नाम लेना शुरू कर देता हूं। ये जो पेयर ऑफ अलील्स बनी है, एक हमने कैपिटल से लिख ली, एक स्मॉल से लिख ली। ये जो पेयर ऑफ अलील्स एक हर पी प्लांट के अंदर पेयर ऑफ अलील्स हैं, ये पेयर बना कैसे? हर पेरेंट से एक एक अलील आई। दोनों से आनी है ना, स्पर्म में से भी आई, एग में से भी आई। तो अगर एक इंडिविजुअल के पास दो हैं तो उसका मतलब दोनों एक से तो नहीं आ सकती ना, इसका मतलब एक एक से आई और एक एक से आई, तो उसके पास दो हो गई। ईच पी प्लांट हैज अ पेयर ऑफ दीज पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स
विच कम्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से एक एक आई। ये देखो, ये पेरेंट था राउंड वाला, ये पेरेंट था रिंकल्ड वाला, कैपिटल आर, इसके गेमीट्स बने कैपिटल आर, इसके गेमीट्स बने स्मॉल आर। ये तो भी दोनों मिली तो एक इससे कैपिटल आर आई, इसके पास एक स्मॉल आर आई। तो F1 में जो ऑर्गेनिज्म बना राउंड सीडेड, उसमें एक अलील इसकी है और एक अलील इसकी है, तो पेयर में बन गई कि नहीं बन गई? तो पहली बात कि हर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट के लिए दो पर्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर्स है, पेयर है। ये पेयर कहां से आया? वन फ्रॉम ईच पेरेंट, गेमीट्स में आया, एक एक दोनों पेरेंट से आया और आके उस ऑर्गेनिज्म में क्या बन गया? पेयर। अब जो ये ऑर्गेनिज्म में पेयर बना, अब हमने इन दोनों अलील्स में से ये देखना है कि डोमिनेंट कौन सी और रिसेसिव कौन सी। जोन सी अलील, जोन सा पर्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर अपने असर को F1 में जाहिर करेगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव है। हमने राउंड और रिंकल का क्रॉस कराया, हमें नहीं पता क्या आना है F1 में। अगर F1 में रिंकल आ जाता तो हम कहते हैं रिंकल डोमिनेंट है, लेकिन F1 में क्या आया? राउंड सारे सीडेड आए, इसका मतलब ये वो क्या डोमिनेंट है? राउंडनेस। जो चीज डोमिनेंट होगी उसकी अलील को कैपिटल करके लिख देंगे, जोन सी डोमिनेंट फैक्टर होगा उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे, कैपिटल आर से लिख दिया। जो चीज रिसेसिव होगी, यानी यहां पर रिंकलनेस रिसेसिव थी, उस फैक्टर को स्मॉल लेटर से लिख देंगे, स्मॉल आर लिख दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये जो बात सारी की है हमने, इस सारी बात में मेंडल ने ये कहा कि जो मैंने पेरेंट्स लिए थे P1 जनरेशन में, राउंड और रिंकल्ड, ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग राउंड थे, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड थे। ट्रू ब्रीडिंग ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अगर सेल्फ फर्टिलाइज करता रहे तो जिंदगी भर वही पौधे प्रोड्यूस करेगा। ये डेफिनेशन हमने पहले याद भी कर ली है और समझ भी ली है। कैपिटल आर है, उसके पास छोटी अलील है ही नहीं है, जितना भी सेल्फ फर्टिलाइज करेगा कैपिटल आर से ही मिलेगा, तो राउंड ही आता जाएगा। ये है ट्रू ब्रीडिंग। तो मेंडल ने कहा कि जो मैंने P1 लिए थे ना ऑर्गेनिजम्स, राउंड हो या रिंकल्ड हो, ये ना ऑर्गेनिजम्स होमोजाइगस थे। ये क्या थे? इनके पास जो जीन्स थी ये होमोजाइगस कंडीशन में थी। मतलब अगर एक जीन पेयर की दोनों अलील्स, एक जीन पेयर की दोनों अलील सेम है तो इस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? और वो प्लांट जिसके पास ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, उस प्लांट को, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक जीन पेयर की दोनों अलील सेम है तो इस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट। अब ये देखो, डेफिनेशन एग्जैक्ट याद करनी है और ऐसे ही लिखनी है, इसमें जो बारीक बातें मैं समझा देता हूं। When both the alleles of a gene pair in an organism are same, both दोनों alleles, एक जीन पेयर की दोनों alleles in an organism, एक ऑर्गेनिज्म में, are same, दोनों एक जैसी हैं, सेम है, एक ही हैं, ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर दैट जीन पेयर, तो वो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है उस जीन पेयर के लिए। ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर दैट जीन पेयर, उस जीन पेयर के लिए होमोजाइगस है। मतलब ये कि अगर एक जीन पेयर की दोनों अलील्स सेम है एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जितनी भी जीन्स हैं सबके लिए होमोजाइगस नहीं हो गया, सिर्फ उस जीन पेयर के लिए होमोजाइगस हुआ है जिस जीन पेयर के दोनों अलील सेम है। अब इसके अंदर दोनों अलील सेम है रिंकल्डनेस के लिए, सीड शेप के लिए, ठीक है। हो सकता है किसी और ट्रेट के लिए या फ्लावर कलर के लिए, फ्लावर पोजीशन के लिए इसके पास दोनों अलील सेम ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक जीन पेयर की दोनों अलील सेम है तो जितनी भी जीन्स उसके अंदर है सारी की सारी जीन पेयर्स के अंदर अलील सेम होंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी और के लिए वो हेटेरोजाइगस हो, लेकिन उस जीन के लिए वो क्या है? होमोजाइगस। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? बच्चे अक्सर इसको इजी लेते हैं डेफिनेशन को, और बच्चे कहते हैं व्हेन बोथ द अलील्स आर सेम, बस सेम के बाद कुछ भी नहीं याद रहता कि क्या लिखना है। हमने लिखना यह है कि व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ, किसकी अलील सेम है? ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन पेयर की दोनों अलील सेम है, किसमें? इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में, आर सेम, तो कौन होगा होमोजाइगस? ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस। किसके लिए? फॉर दैट जीन पेयर, उस जीन पेयर के लिए सिर्फ ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है। और ये ऑर्गेनिज्म जिसके पास होमोजाइगस जीनोटाइप है, इसे क्या बोलेंगे? एन इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप इज होमोजाइगोट, इसे होमोजाइगोट बोलेंगे। तो जो पेरेंट्स थे P1 में वो दोनों होमोजाइगस थे। कैपिटल आर राउंडनेस के लिए होमोजाइगस था, और ये रिंकल्ड वाला स्मॉल आर के लिए होमोजाइगस था। ये दोनों होमोजाइगोट्स थे, ठीक है। तो मेंडल ने ये बात की, मेंडल ने कहा कि ये दोनों होमोजाइगोट्स थे। अब दोनों होमोजाइगोट्स में ये बात भी पता चल गई कि पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, पेरेंट से आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स में, हर पेरेंट से एक एक आ रहा है, और हमने डोमिनेंट रिसेसिव वाली बात भी कर ली, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात भी कर ली। अब मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा कि जो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं तो कैसे आते हैं?
वन फ्रॉम ईच पेरेंट। अब दोबारा से वन फ्रॉम ईच पेरेंट कैसे? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज फैक्टर्स और अलील्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो मियोसिस होगी, जब मियोसिस होगी तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी अगर एक इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जब स्पर्म बनेंगे तो उसमें 23 होंगे, जब एग बनेगा उसमें 23 होंगे। इसी तरीके से जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर अलील्स थी दोनों इसके पास, तो जब गमीट्स बनेंगे तो दोनों में से एक एक ही जानी है हर गमीट में, दोनों इकट्ठी नहीं जानी। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन फैक्टर्स और अलील्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक गमीट में एक ही अलील जाएगी। देख लो, ये दो थी, एक गमीट में एक एक, फिर ये दो थी, इसमें भी दो थी, इसमें भी दो थी, हर गमीट में एक एक, हर गमीट में एक एक अलील जा रही है। अब ये जो गमीट है इसमें कैपिटल आर अलील है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसमें इसके अलावा कोई और अलील नहीं है। इसके अलावा 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स है ना, ये तो हम सीड शेप पढ़ रहे हैं, सीड शेप का कैपिटल आर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीड कलर भी है, फ्लावर कलर भी है, फ्लावर पोजीशन भी है, पॉड शेप भी है, पॉड कलर भी है, प्लांट हाइट भी, 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं। तो बाकी 6 जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं उनकी भी 6 अलील्स हैं इस गमीट के अंदर, लेकिन वो 6 अलील्स इस गमीट के अंदर और इस गमीट के अंदर दोनों के अंदर सेम है, इसलिए हम लिख नहीं रहे ताकि हमारा गमीट बड़ा ना हो जाए, वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका डिफरेंस है कि इसमें कैपिटल आ रहा है और उसमें स्मॉल आ रहा है, सिर्फ ये डिफरेंस है इसलिए ये लिख रहे हैं। बाकी दोनों में जो 6 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं उनके अलील्स हैं, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं दोनों में सेम, इसलिए नहीं लिख रहे और पढ़ भी नहीं रहे क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को पढ़ना है, तो इसलिए किसी और अलील को लिख ही नहीं रहे। समझ में आ गई ये बात? दोनों अलील्स में से एक जीन पेयर की जब गमीट बनेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी और एक गमीट में एक ही अलील आएगी। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन फैक्टर्स और अलील्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड वन गमीट विल ओनली रिसीव ओनली अ सिंगल अलील। ठीक हो गया? तो हुआ क्या, हुआ ये यहां पर कि कैपिटल आर में से बनी सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल आर में से बनी स्मॉल आर, तभी दोनों आपस में मिली, तो ये क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी जो कैपिटल आर स्मॉल आर बना, इसमें एक अलील डोमिनेंट थी कैपिटल आर, एक अलील रिसेसिव थी स्मॉल आर। अब दोनों अलील सेम नहीं है, जब दोनों अलील सेम नहीं है तो इस कंडीशन को बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगोट। सेम इसी तरह से डेफिनेशन लिख लेनी है, मैंने लिखी नहीं है लेकिन सेम इस तरीके से डेफिनेशन लिख लेनी है। व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर in an organism are different from each other, organism is said to be heterozygous for that gene pair. If both the alleles of a gene pair in an organism are same की जगह कर देना different, are different from each other भी लगा देना साथ, from each other, organism is said to be heterozygous for that gene pair. An individual with heterozygous genotype is called heterozygote. तो ये होमोजाइगोट जीनोटाइप की डेफिनेशन भी आ सकती है और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगोट की डेफिनेशन भी आ सकती है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस और होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट में डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक हो गई इतनी बात, हेट्रोजाइगोट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ये हेट्रोजाइगोट बना और ये जो हमने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था यहां पर, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो किस तरीके से, हमने फीमेल की जो अलील्स बनी वो इसको गमीट्स बने उसको एक तरफ लिख लिया, जो मेल के बने उसको एक तरफ लिख लिया, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया, दो गमीट से 2 × 2 4 खाने बना दिए। कैपिटल आर ये आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये आ गया और स्मॉल आर ये आ गया। क्या हुआ, 3 राउंड आए, एक रिंकल 3:1। इसमें भी कैपिटल आर थी, इसमें भी कैपिटल आर, इसमें भी कैपिटल आर। ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, तो कैपिटल आर अपने इसके असर को छुपा देगी और खुद अपना असर शो करेगी। डोमिनेंट का मतलब है कि वो दूसरे का असर शो ही नहीं होने देगी, खुद अपना असर शो करेगी सिर्फ। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के असर को छुपा देगी, ये क्या होगा राउंड, ये भी क्या होगा राउंड, ये भी क्या होगा राउंड, लेकिन इसमें कोई कैपिटल आर अलील नहीं है, इसमें दोनों छोटी हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा रिंकल्ड। तो क्या रेशो आई 3:1। ये रेशो है फिनोटिपिकली, फिनोटाइप देखने में कैसा सीड है, ये तीनों राउंड है, ये रिंकल्ड है, देखने में पता चल रहा है। लेकिन क्या ये वाला राउंड और ये वाला राउंड सेम है, नहीं, ये वाला राउंड होमोजाइगस राउंड है, ये वाला राउंड हेट्रोजाइगस राउंड है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा होमोजाइगस राउंड है कौन सा हेट्रोजाइगस राउंड है, उसको पता लगाने के लिए भी तरीका है। लेकिन फिलहाल ये बात एक्सप्लेन किस तरीके से की मेंडल ने कहा कि जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल था, ये वाला F1 में, जब इससे F2 बनी तो जब गमीट्स बने तो आधे कैपिटल आर वाले बने, आधे स्मॉल आर वाले बने। हाँ, तो इससे जब गमीट्स बनी तो आधे
कैपिटल आर वाले बने, आधे स्मॉल आर वाले बने। आधों को लिखने के लिए 1/2 लिख लिए। अब चूंकि प्री मेडिकल के बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं तो हम 1/2 देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। 1/2 का मतलब 50%, आधे कैपिटल आ रहे हैं आधे स्मॉल आ रहे हैं, बन गए। ठीक है, अब उसने थोड़ा सा मैथ लगा के हिसाब लिखने की कोशिश की, हमें समझाया कि किस तरीके से बना है। ये जो हमने लिखा ना 3:1, ये उसने हिसाब लगा के बताया। उसने कहा कि ये 4 बने हैं टोटल, 4 में से एक ये वाला था कैपिटल आर वाला, होमोजाइगस राउंड। तो मैंने लिख दिया 1/4 1/4 F2 में जो आए हमारे पास, ये आई F2। ये जो डब्बा बना है ये क्या है, F2। 1/4 1/4 F2 में क्या आए, कैपिटल आर होमोजाइगस राउंड। देख लो, 4 में से एक ही आया कैपिटल आर होमोजाइगस राउंड, और 4 में से एक ही आया है रिंकल्ड। 1/4 ही क्या आया है, स्मॉल आर रिंकल्ड। ठीक है, लेकिन 4 में से 2 आए हैं, 4 में से कितने आए हैं, 2 आए हैं कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस राउंड। 4 में से कितने आए, 2। तो इसको भी अगर हम कंसीडर कर लें, ये भी 1, ये 1/4 था, ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, सारे 4 में से एक एक ही है ना। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/4 क्या हुआ, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम में आ गया। ये 1 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 डिवाइड बाय 4। 4 में से कितने आए, 2। 4 में से कितने आए, 2, 2/4। 1/4 ये है, 1/4 ये है, 2/4 ये है ना, समझ आ गई। अब 2/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ गया आर। अब जब ये लिखते हैं ना 1/2 आर, तो बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया सर, क्योंकि बुक में सीधा ही लिख दिया उसने 1/2 आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया, ये ऐसे हुआ कि इन चारों में से 1/4 ये थे, 1/4 ये थे, इन दोनों को प्लस कर लिया हमने क्योंकि दोनों सेम है, तो इनको हमने प्लस कर लिया। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 2/4। 2/4 तो 2/4 ही है, और 2/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हुआ, 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, आधे। तो देख लो इन 4 में से आधे यही हैं, 4 में से 2 यही हैं, आधे यही आए हैं, है ना। तो ये बस एक्सप्लेन कर रहा है इस तरीके से 1/2 1/4 करके। तो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 4 में से एक ये आया, 4 में से एक ये आया, 2 4 4 वाले एक एक जो है ना ये आए, तो 1/2 ये आए कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस राउंड। समझ में आ गई ये बात की। ठीक है, अब इनकी अगर आप फिनोटिपिक रेशो देखो, फिनोटिपिक रेशो, तो एक आया है होमोजाइगस राउंड, 2 आए हैं हेट्रोजाइगस राउंड, और एक आया है रिंकल्ड। ठीक हो गया, तो ये हमने लिख दी इसकी फिनोटिपिक रेशो। जी सॉरी, ये हमने लिख दी इसकी जीनोटिपिक रेशो, ये मैंने फिनोटिपिक गलत लिख दिया। फिनोटिपिक तो ये है 3:1, ये है इसकी जीनोटिपिक रेशो। जीन्स के हिसाब से हमें क्या पता चला कि जीनोटाइप के लिहाज से एक होमोजाइगस राउंड है, 2 हेट्रोजाइगस राउंड है, और एक जो है ना वो रिंकल्ड है। तो ये जीनोटिपिक रेशो आ गई 1:2:1। ठीक हो गया, तो ये बात है। अब इस पे बात ये करनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन क्या है। अब एक बात और है, एक बात ये है कि ये है होमोजाइगस राउंड, ये हेट्रोजाइगस राउंड, पता कैसे चलेगा। देखने में तो मटर की फली को खोला छीला तो राउंड सीडेड प्लांट, राउंड सीड्स निकल रहे हैं। अब एक प्लांट है उसमें सारे राउंड सीड्स हैं। अब हमें क्या पता ये होमोजाइगस राउंड वाला पौधा है या हेट्रोजाइगस राउंड वाला पौधा है, दोनों में फिनोटिपिकली तो सीड राउंड है। ये तो नहीं कि जो होमोजाइगस राउंड है वो जरा प्यारा राउंड है और जो हेट्रोजाइगस राउंड है उसकी राउंडनेस में थोड़ा सा फर्क आ गया, ऐसा नहीं, दोनों की राउंडनेस एग्जैक्टली एक जैसी होगी। फिनोटिपिकली दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन अंदर से एक होमोजाइगस है कैपिटल आर वाला, एक हेट्रोजाइगस है कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। तो ये कैसे पता चलेगा दोनों में डिफरेंस। इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो वो नेक्स्ट में अभी इसी वीडियो के साथ ही इसी लेक्चर के अंदर ही टेस्ट क्रॉस में एक्सप्लेन करूंगा कि टेस्ट क्रॉस किस तरीके से करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये होमोजाइगस वाला राउंड था या हेट्रोजाइगस वाला राउंड था, कैपिटल आर था या कैपिटल आर स्मॉल आर था। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन डिस्कस करनी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो डेफिनेशन है ना, जो ये कह रहा है, वो सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जस्ट उसकी स्टेटमेंट को इसके साथ कॉम्प्रीहेंड करना है, उसकी स्टेटमेंट को यहां से मैच करके देखना है बस, बाकी पढ़ चुके हैं हम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट in an individual segregate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles. Alleles unite again during random fertilization of gametes when zygote is formed. होय इतनी मुश्किल। Two coexisting alleles for each trait, एक ट्रेट के लिए
एक ट्रेट राउंडनेस के लिए दो को एग्जिस्टिंग अलील्स, दो साथ साथ होने वाली अलील्स, दो ही अलील्स है ना इसकी एक जीन पेयर की, टू अलील्स इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। कब? एट मियोसिस। फॉर ईच ट्रेट इन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस, अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से मियोसिस जब होगी तब, ठीक है। सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, तो ये दो थी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, और एक गमीट में दोनों में से एक ही आएगी। ईच गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, यहां भी देख लो, ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, दोनों में से सिर्फ एक ही आएगी गमीट के अंदर। समझ में आ गई? When two coexisting alleles for each trait in an individual segregate, दोनों जो अलील्स हैं एक जीन पेयर की एक इंडिविजुअल में, वो सेग्रीगेट हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से। इस तरह सेपरेट होंगी कि हर गमीट में दोनों में से एक ही आएगी। कब सेपरेट होंगी? एट मियोसिस। सो दैट ईच गमीट, जो भी गमीट बनेगा, रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, दोनों में से एक ही आएगी उसके पास, ठीक है। अब ये अलील्स अलग अलग हो गई, गमीट जब बना अलग अलग हो गई। अब ये गमीट बना फीमेल के, दो गमीट्स, ये बने मेल के। अब क्या होना है? मेल और फीमेल के गमीट्स ने मिलना है, फर्टिलाइजेशन होनी है, स्पर्म ने एग के साथ मिलना है। जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो ये अलील्स दोबारा मिल जाएंगे। एक अलील एक स्पर्म के पास है, एक अलील एग के पास है, दोनों अलग अलग हुई हुई है, लेकिन एक इंडिविजुअल में तो अलील्स पेयर में होती है ना, तो जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो वो अलील्स दोबारा से पेयर में आ जाएंगे। ये देखो, स्पर्म और एग मिले, अलील्स दोबारा से पेयर में आ गई, फिर से पेयर में आ गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जो ये फर्टिलाइजेशन होती है रैंडम होती है, कौन सा स्पर्म कौन से एग से मिलेगा हमें नहीं पता, इसलिए हमने सबको सबके साथ मिला के दिखाया। मैंने ये नहीं किया कि मैंने सिर्फ कैपिटल आर को कैपिटल आर से मिला दिया बस, या मैंने कैपिटल आर को स्मॉल आर से मिला दिया बस। ये दोनों कोई भी किसी से भी मिल सकता है, रैंडम फर्टिलाइजेशन है। कौन सा स्पर्म कौन से एग से मिलेगा हमें नहीं पता। एग्स मोस्टली एक ही होते हैं, कम होते हैं, लेकिन स्पर्म्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कौन सा स्पर्म मिलेगा हमें नहीं पता, तो इसको बोलते हैं रैंडम फर्टिलाइजेशन। अलील्स यूनाइट अगेन, अलील्स ये दोबारा से मिल जाएंगी, दोबारा से यूनाइट हो जाएंगी, दोबारा से इकट्ठी हो जाएंगी, दोबारा से कंबाइन हो जाएंगी। कब? ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स, जब ये गमीट्स आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, और क्या बनेगा? जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट बन जाएगा। स्पर्म और एग मिलते हैं, क्या बनते हैं? जाइगोट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत आसान है, लिखनी ऐसे ही है, कोई एक वर्ड भी नहीं हिलाना। कोई एक वर्ड भी हिला दिया, आगे से पीछे कर दिया तो 1.5 नहीं मिलने, दो में से काटा लगना है पूरा। तो इसको डेफिनेशन को अच्छी तरीके से ऐसे ही याद करना है, पक्का पक्का रटा लगाना है। टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट, हर ट्रेट की जो दो साथ साथ पड़ी हुई अलील्स है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी एट मियोसिस, मियोसिस के वक्त, इन सच अ वे सो दैट ईच गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, हर गमीट में दोनों में से एक ही अलील आएगी। अलील्स यूनाइट अगेन, अलील्स दोबारा मिल जाएंगी ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स, जब गमीट्स फर्टिलाइजेशन होगी, व्हेन जाइगोट इज फॉर्म, जब जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डेफिनेशन, और मेंडल्स इंटरप्रिटेशन के मेंडल ने क्या कहा था कि लॉ को उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया था कि सारा कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, के हमें पता चले कि होमोजाइगस राउंड और हेटेरोजाइगस राउंड को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि टॉपिक थोड़ा सा इस तरह से है कि इसको बुक से पढ़ना, रीड करना बड़ा जरूरी है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स में रीडिंग बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने जो है ना वो बुक ले ली है, तो बुक से मैं आपको रीड कर देता हूँ। आप जो है ना अपनी बुक पे देखें, जब मैं रीड करूंगा लाइन इंग्लिश की तो आपने बुक पे देखना है, और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपने यहाँ से बोर्ड से देखना है, ठीक है। तो बुक से इसको एक दफा रीड कर लें जल्दी से। मेंडल इंटरप्रिटेशन क्या है देखें। मेंडल proposed that each contrasting form of a trait, for example roundness or wrinkledness, was determined by particular hereditary factors। ये बात होगी पहली बात। मेंडल ने कहा जो भी ट्रेट है उसको एक खास पर्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, which he called elemental, जिसका उसने नाम क्या रख दिया? elemental। These factors carrying hereditary information were transmitted from parents to offspring through gametes। ये कहां से आए? ये hereditary factors कहां से आए? पेरेंट्स से आए, ऑफस्प्रिंग्स में कहां पे? गमीट्स में आए। ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर, हर पी प्लांट के पास एक पेयर था इन फैक्टर्स का। वन डिराइव्ड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अदर डिराइव्ड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। ये देख लो, ये बना जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बना, तो ये इसका फीमेल पेरेंट था, उसमें से एक आ गई, एक ये इसका मेल पेरेंट था, उसमें से एक आ गई, दोनों में से एक एक आ गई। वन डिराइव्ड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। बोथ ऑफ दीज फैक्टर टुगेदर कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। दोनों फैक्टर्स ये मिलके कंट्रोल करेंगे एक्सप्रेशन ट्रेट की, किस तरह से एक्सप्रेस होगा। कैपिटल आर कह रहा है राउंडनेस लानी है, स्मॉल आर कह रही है रिंकलनेस लानी है। दोनों मिलके देखेंगे और फिर देखेंगे आ किसमें कितना है दम।
कैपिटल आर कहेगी भाई मेरा ही चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, तो कैपिटल आर इसको डोमिनेट कर देगी, रिसेसिव छुप जाएगी, और इसकी जो फिनोटाइप है वो क्या आ जाएगी, राउंड। लेकिन असर तो दोनों का मिलकर ही आया ना, फिर दोनों का मिलकर ही आया। Both of these factors together control the expression of the trait. He designated dominant factor with a capital letter. Dominant को कैपिटल से लिख दिया, कैपिटल आर, एंड रिसेसिव फैक्टर विद अ स्मॉल लेटर, और रिसेसिव को छोटे से लिख दिया, स्मॉल से स्मॉल आर। जोहानसन रीनेम्ड देम एज जीन्स, और इस पर्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर्स को बाद में जोहानसन ने नाम रख दिया इनका क्या, जीन्स। द ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट ऑफ P1 जनरेशन, यहां पे आ गए हम वापस। द ट्रू ब्रीडिंग round seeded plant of the P1 generation called capital R carried capital R alleles, while the true breeding wrinkled seeded plant of the small r P1 carried small r alleles. So देखो कहता P1 का राउंड के पास ये थी और P1 में wrinkled वाली ट्रू ब्रीडिंग के पास ये थी। When both the alleles of a gene pair in organism are same, जब एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीन पेयर में दोनों एलील सेम होंगी, the organism is homozygous for that gene pair। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेन किया था। एंड एन इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप इज होमोजाइगोट, और इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, होमोजाइगोट। ये तो आसान बात अभी मैंने बता दी। मेंडल इन्फर्ड दैट, मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला, इन्फर्ड का मतलब है उसने कंक्लूजन निकाला, दैट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर अलील्स, यानी पेयर पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक पेयर में से दोनों फैक्टर्स यानी अलील्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, जब गमीट बने तो दोनों फैक्टर अलग अलग हो गए, सो दैट ईच गमीट गॉट ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच टेट। ये बात मैंने बताई यहाँ पे आपको कि गमीट फॉर्मेशन जब होगी तो ये फैक्टर और एलील्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से इस तरीके से कि एक गमीट में एक ही एलील आएगी। देख लो ये दोनों फैक्टर सेपरेट हो गए और एक गमीट में एक ही एलील आ रही है। सो हाफ द गमीट्स गॉट वन एलील, आधे, ये देखो यहां पे मैंने बताया, तो आधे गमीट्स के पास एक एलील आ जाएगी इन दोनों में से, और आधों के पास ये आ जाएगी। सो हाफ द गमीट्स गॉट वन एलील एंड अदर हाफ कैरिड द अदर एलील। फर्टिलाइजेशन वाज रैंडम, कौन सा किसके साथ मिलेगा हमें नहीं पता, रैंडम फर्टिलाइजेशन है। व्हेन मेल गमीट्स कैरिंग कैपिटल आर फैक्टर fertilize the female gamete with small r factor, the complete set of two factors capital R small r for the trait was restored in the genome। तो जब कैपिटल आर एक से आया, कैपिटल आर एक से आया मेल से, स्मॉल आर फीमेल से आया, तो ये क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोम बन गया इस इंडिविजुअल के अंदर। ठीक हो गया। The zygote developed into F1 offspring that were heterozygous, ये बात हो रही है, because the two alleles its gene pair were different from each other। ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये तो होमोजाइगस थे लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से अब मुख्तलिफ हैं। Because the two alleles of a gene pair were different from each other, इसको बोला heterozygous condition, and individual with heterozygous genotype is heterozygote, इसको बोला heterozygote। अब heterozygous condition की डेफिनेशन सही से नहीं बुक में जरा लिखी हुई, तो हमने इसी डेफिनेशन में इसको एडिट कर लेना है होमोजाइगस के अंदर ही हेटेरोजाइगस को भी, ठीक है। F1 ऑफस्प्रिंग जो ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर was a monohybrid for seed shape। वो सीड शेप के लिए क्या था, मोनोहाइब्रिड। क्यों, मैंने आपको बताया था कि अगर दो कंट्रास्ट, अगर ऐसा क्रॉस करें जिसमें एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को स्टडी करें और दोनों प्लांट्स में सिर्फ एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट मुख्तलिफ हो, तो इस क्रॉस को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इस क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। तो जो कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है ये क्या है, मोनोहाइब्रिड है, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड्स, ठीक है। अच्छा, इट वाज राउंड इन फिनोटाइप बट हेटेरोजाइगस इन जीनोटाइप। फिनोटाइप में तो राउंड ही था इसकी तरह का, लेकिन वैसे ये इसकी तरह का था नहीं था जीनोटाइप में। जीनोटाइप में ये होमोजाइगस था, ये हेटेरोजाइगस था। इट्स अलील आल्सो सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, इसकी अलील्स भी सेग्रीगेट हो गई जब गमीट बना। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर था, आधा कैपिटल आर आ गया, आधा स्मॉल आर आ गया। पुनेट स्क्वायर इंडिकेट्स दैट, अब इसकी बात हो रही है, इस पुनेट स्क्वायर की बात हो रही है, साथ साथ इधर भी देखते जाना है, साथ साथ बुक में भी देखते जाना है। Punnett square indicate that 1/4 of the F2 progeny would have been RR homozygous round। तो देखो 4 में से एक, 1/4 का मतलब है 4 में से एक, कैपिटल आर ही आया होमोजाइगस राउंड, ठीक है, would have been capital R एंड उसके बाद लिखा उसने 1/4 + 1/4 is equal to 1/2 कैपिटल R स्मॉल r हेटेरोजाइगस राउंड। ये देखो ये मैंने करके दिखाया, 1/4 + 1/4 is equal to, उसने डायरेक्टली लिख दिया 1/2। अब जो हमारे जैसे बच्चे हैं वो कहेंगे 1/4 + 1/4 1/2 कैसे हो गया। ऐसे हुआ कि 4 को एलसीएम लिया, 1 + 1 2 आ गया, 2/4 और फिर 1/2 आ गया, ठीक है। तो कहता है 1/2 आ गया आपके पास हेटेरोजाइगस राउंड कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड 1/4 आर रिंकल्ड, और जो 1/4 है वो आ गया स्मॉल आर रिंकल्ड, ठीक है। मेंडल एक्चुअली ऑब्जर्व 3:1 फिनोटिपिक रेशियो इन F2। हाँ 3:1 ही आई है, 3 राउंड 1 रिंकल्ड, ये फिनोटिपिक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या आई है, can also be explained on the, अच्छा, his phenotypic data of F3 can also be explained on the basis of 1:2:1 और the genotypic ratio of F2। तो F2 में genotypic ratio क्या आई है, 1:2:1। Mendel compared the rest results of the all 7 characteristics separately। उसने सबको पढ़ा, ये नहीं कि सिर्फ एक को पढ़ दिया, सिर्फ सीड शेप को पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सबको, फिर सीड कलर को पढ़ा,
फिर सीड कलर को पढ़ा, फिर सीड शेप को पढ़ा, फिर प्लांट हाइट को पढ़ा, सारे कंट्रास्टिंग पीरियड जो 7 के 7 थे सबकी इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के देखा कि क्या आता है। F3 तक गया, F1 से F2, F2 से F3 फिर गया, फिर उसने कंक्लूजन निकाले और फिर उसने लॉ की स्टेटमेंट दी कि लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो दो साथ साथ पड़ी हुई एलील्स हैं हर ट्रेट की एक इंडिविजुअल में, वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से कब, एट मियोसिस। इस तरीके से सो दैट ईच गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एलील्स, हर गमीट में दोनों में से एक एलील आएगी, एलील्स यूनाइट अगेन एट एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स, और जब जाइगोट बनेगा गमीट्स आपस में मिलेंगे तो एलील्स भी वापस दोबारा आपस में मिलेंगे। समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है ना वो टेस्ट क्रॉस देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस कैसे होता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, ये कैसा क्रॉस है, इसमें ये पता चलेगा, ये क्रॉस करा के हमें ये पता चलेगा कि जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है, यानी जो राउंड सीडेड प्लांट है, वो कैपिटल आर वाला था यानी होमोजाइगस था, या कैपिटल आर स्मॉल वाला था हेटेरोजाइगस था। दोनों ही चूंकि राउंड सीडेड फिनोटिपिकली नजर आ रहे हैं, दोनों ही राउंड सीडेड नजर आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटेरोजाइगस? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेस्ट करेंगे उस टेस्ट का नाम है टेस्ट क्रॉस। जो क्रॉस करेंगे उसका नाम है टेस्ट क्रॉस। तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या है? टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ये आपने यहां तक पूरी लिखनी है और साथ में एक केस भी इन दोनों में से ड्रॉ करना है। मैं पहले बता दूं शॉर्ट के लिहाज से, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस दैट इज यूज्ड टू चेक और टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की हम जीनोटाइप चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिनोटाइप तो नजर आ रही है कि वो राउंड है। शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, ऐसा इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, यानी यहां पे हमारे लिए राउंडनेस डोमिनेंट है, राउंड फिनोटाइप जो शो कर रहा है, उसकी जीनोटाइप फाइंड करनी है कि हमने क्या है कि कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस दैट इज यूज्ड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जीनोटाइप हम चेक करना चाह रहे हैं। कौन से इंडिविजुअल की जीनोटाइप चेक करना चाह रहे हैं? शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, ऐसा इंडिविजुअल डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है। देखो, जो रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा है स्मॉल आर रिंकल्ड जो फिनोटाइप है, वो तो स्मॉल आर ही है, उसके अलावा तो वो रिसेसिव, उसके अलावा तो वो रिंकल्ड हो ही नहीं सकता। यानी जो भी रिंकल्ड होगा पौधा, उसमें जीनोटाइप मुझे पता है कि स्मॉल आर ही होनी है, उसको तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसमें दो चीजें हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा कैपिटल आर वाला, या वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेटेरोजाइगस राउंड होगा कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। अब इसको चेक करने की, टेस्ट करने की जरूरत है कि ये दोनों में से कौन सा वाला है। तो उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस यूज्ड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। क्या करेंगे? डोमिनेंट वाले का रिसेसिव वाले से क्रॉस करा देंगे, सिंपल। जो भी डोमिनेंट है राउंड वाला, चाहे वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, उसको रिसेसिव से क्रॉस करा देना। एन इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप जो शो कर रहा है इस क्रॉस विद इंडिविजुअल शोइंग रिसेसिव फिनोटाइप, दोनों का आपस में क्रॉस करा देना, डोमिनेंट रिसेसिव का, ठीक है। तो क्या होगा देखें, एन इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद इंडिविजुअल शोइंग रिसेसिव फिनोटाइप। अब राउंड सीडेड प्लांट जो है वो कैपिटल वाला भी हो सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर वाला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों केसेस देखते हैं। पहले ये केस देखते हैं, कैपिटल आर वाला। राउंड सीडेड प्लांट का रिंकल से क्रॉस करा देना, यानी डोमिनेंट का रिसेसिव से क्रॉस करा देना, कोई भी हो, चाहे टॉल हो, टॉल का शॉर्ट से क्रॉस करा देना, ठीक है। जो भी डोमिनेंट होगा उसको रिसेसिव से क्रॉस करा देना। ये कैपिटल आर आ गया, इसके ये गिमिट्स बन गए, कैपिटल इसके ये बन गए। अभी तो पढ़ लिया बार बार हमने, ये तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने छोटा सा डब्बा बना दिया, क्योंकि बुक में छोटा सा डब्बा बना हुआ है। एक तरफ कैपिटल आर आ गया इसके गिमिट्स, एक तरफ स्मॉल आर आ गया इसके गिमिट्स। कैपिटल आर स्मॉल आर मिला क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी सारे के सारे, यानी कैपिटल आर कैरियर राउंड करो, स्मॉल आर कैरियर रिसेसिव करो, ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो गई। सारे के सारे जो सीड्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? राउंड। ऑल राउंड सीड प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब है नस्ल। तो जो अगली नस्ल आई है, जो अगले बच्चे आए हैं, ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, सारे के सारे राउंड है, ठीक है। अगर सारे के सारे राउंड आ गए, इसका मतलब यह है कि ये वाला होमोजाइगस राउंड था। फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल जो ये शो कर रहा था हमें, ये होमोजाइगस है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें ये हेटेरोजाइगस होता, स्मॉल आर होता, तो यहां पे कोई ना कोई रिंकल्ड भी आता। लेकिन चूंकि ये सारे आर थे कैपिटल, तो एक इसने आना है, एक गमीट के, एक गलील ने इधर से आना है, एक पेरेंट से आना है, एक गमीट ने एक पेरेंट से आना है। तो जब भी आएगा तो इधर से कैपिटल आर तो आएगा ही ना। जितने भी बनेंगे इसके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, इधर से तो कैपिटल आर आएगा ना, इधर से स्मॉल आर आएगा, इधर से कैपिटल आर आएगा, तो कैपिटल आर तो आएगा ना। जब भी कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर कहता है राउंडनेस करनी है तो राउंड हो जाएंगे सारे के सारे। जो सीड्स बनेंगे, ऑल द सीड प्रोजेनी आर राउंड, सारे के सारे राउंड आएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट आया। अगर ये सारे राउंड आ गए, इसका मतलब ये कि जो ये वाला राउंड था ना, ये फिनोटिपिकल डोमिनेंट इंडिविजुअल था ना, ये होमोजाइगस है, ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरह से नहीं बनाते, इसको अगर हम क्रॉस को आप डब्बा इस तरह बनाना चाहते हैं, डब्बा इस तरह बना लें, दोनों के मीट्स को आप शो करना चाहते हैं, दोनों को शो कर लें। आप कहें सर ये क्या बात हुई है, एक डब्बा बना दिया आपने, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कैपिटल आर एक तरफ लिख लें, स्मॉल आर एक तरफ लिख लें, सारे देख लें क्या बन रहे हैं। तो बुक वाले ने सारे को बार बार बनाने की बजाय एक दफा बना दिया। सही है, इतने तो हम फ्लेक्सिबल हैं, इतनी तो बात को समझ सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो जरा,
केस 2 में क्या होगा? अब ये वाला जो राउंड है ना, ये वाला, ये हेट्रोजाइगस राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। अभी नहीं हमें पता कि हेट्रोजाइगस है कि नहीं, लेकिन चलो ये हेट्रोजाइगस है। पहले होमोजाइगस वाले का हमने करके देख लिया, सारे राउंड आए। अब देखो क्या होता है। अब जब इसके गेमीट्स बनेंगे तो आधों में कैपिटल आर जाएगी, आधों में स्मॉल आर जाएगी। तो आधों के लिए मैंने आधा आधा लिख दिया। 1/2 से परेशान नहीं होना, इसके बगैर भी करके दिखा दूंगा, लेकिन 1/2 से परेशान नहीं होना। बुक वाले में लगाया हुआ इसलिए मैंने भी लगा दिया। कैपिटल आर कहता आधा कैपिटल आर बने, आधे स्मॉल आर बने। हाँ, तो ऐसे ही होगा। स्मॉल आर थे तो उसमें सारे स्मॉल आर ही बने, इसमें उसने आधा आधा नहीं लगाया, क्योंकि बने तो ये भी आधे आधे ही है, लेकिन क्योंकि सारे स्मॉल आर हैं इसलिए इसके साथ उसने 1/2 नहीं लिखा। आधे कैपिटल आर, आधे स्मॉल आर, क्रॉस बना लो, उसमें उसने 2 डब्बे बना दिए ऐसे सिंपल। एक तरफ हमने ये लिख लिया आधा कैपिटल आर, आधा स्मॉल आर, ये लिख लिया हाफ हाफ, और इधर सारे यही थे स्मॉल आर, तो इतना स्मॉल आर लिख लिया। इसको इससे मिलाया ये बना, इसको इससे मिलाया ये बना। तो आधे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिनोटिपिकली ये क्या होंगे, राउंड। आधे क्या है, स्मॉल आर, फिनोटिपिकली ये क्या होंगे, रिंकल्ड। तो आधे क्या है, राउंड, आधे क्या है, रिंकल्ड। तो आधे रिंकल्ड आए, इसका मतलब रिंकल्ड आ गए। अगर रिंकल्ड आ गए इसका मतलब ये है कि ये वाला हेट्रोजाइगस राउंड था। आधी राउंड सीड प्रोजेनी आई, आधी रिंकल्ड सीड प्रोजेनी आई, आधी नस्ल राउंड सीड थी, आधी 50-50% था। 50% ये आए, 50% ये आए, ये प्रोजेनी। इसका मतलब ये है कि जो टेस्टेड इंडिविजुअल था, ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा था इंडिविजुअल, ये हेट्रोजाइगस था। ये क्या था, हेट्रोजाइगस था। ठीक है, कैसे? अब ये डब्बा बड़ा वाला बना लेते हैं। डब्बा यहाँ पे बना लेता हूँ, नजर आ रहा होगा, लेकिन पता नहीं नजर ना आ रहा हो तो फिर क्या होगा। यहाँ बना लेता हूँ, ये डब्बा बना दिया मैंने। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर थे एक के स्मॉल आर थे। कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब ये देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। आधे क्या बने, 50%। ये 50% क्या बने, ये 50% रिंकल्ड आ गए, 50% राउंड आ गए। इसमें कैपिटल आर थी ना, इसने इसको डोमिनेट करके राउंड कर दिया। इसमें दोनों ही छोटी थी, इन्होंने रिंकल्ड कर दिया। आधे यानी 4 बने, 4 में से 2 रिंकल्ड है, 2 राउंड है, आधे आधे हो गए, 50-50। तो बुक वाले ने इसको जरा थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने के लिए क्या किया है, आधा 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 आधा। ठीक है, एक ही बात है कि ये मैंने आपको दूसरी तरह भी करके दिखा दिया अगर आपको मसला है तो। ठीक है, अगर ये जो नस्ल आई है हमारे पास, अव्वल तो आधे आधे आएंगे, 50% राउंड आएंगे, 50% रिंकल्ड आएंगे। इसका मतलब ये कि ऊपर वाला हेट्रोजाइगस था। अगर प्रोजेनी में एक भी प्लांट रिंकल सीडेड वाला आ गया, एक भी प्लांट रिंकल सीडेड वाला आ गया, तो उसका मतलब यह है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था ना, वो हेट्रोजाइगस ही था। क्यों? क्योंकि रिंकल्ड आने के लिए स्मॉल आर इसमें से आनी चाहिए, इसमें से तो स्मॉल आर आएगी आएगी। इसमें अगर दोनों कैपिटल आर हुई फिर तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। एक भी पौधा रिंकल सीड वाला नहीं आ सकता, सारे राउंड वाले आएंगे। अगर एक भी पौधा रिंकल्ड वाला आ गया, इसका मतलब यह है कि इसके पास छोटी आर थी, स्मॉल आर थी, तभी तो स्मॉल आर से मिली और रिंकल्ड बना। 50-50 को नहीं देखना, 50-50 आनी चाहिए, लेकिन 50-50 नहीं भी आती, एक भी सीड राउंड आ जाता है, एक भी प्लांट राउंड सीड रिंकल्ड आ जाता है, सॉरी, एक भी प्लांट रिंकल सीड वाला आ जाता है, रिसेसिव वाला आ जाता है, इसका मतलब यह है कि ऊपर हेट्रोजाइगस। अगर सारे के सारे डोमिनेंट फिनोटाइप वाले आते हैं तो उसका मतलब ऊपर वाला होमोजाइगस था। अगर एक भी आ जाता है रिसेसिव फिनोटाइप वाला, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला हेट्रोजाइगस था। तो हमने जीनोटाइप चेक कर लिया है उस इंडिविजुअल की जो कि दोनों राउंड थे, यानी दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे थे, उसकी जीनोटाइप चेक कर लिया। ये जो क्रॉस किया है, इस क्रॉस का नाम है टेस्ट क्रॉस। तो जब आपको पेपर में आएगा, आपने इसकी पूरा भी आ सकता है वैसे तो, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहां तक। उसके बाद ये इन दोनों में से दोनों को क्रॉस को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना है कि देखो भाई मैं बता रही हूँ किस तरह डिफरेंस हो रहा है, मैं बता रहा हूँ किस तरह डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा कंप्लीट हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल भी बोर्ड में आया है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है हमने, 2 कंट्रास्टिंग पेरियोड को डिस्कस करना है। ठीक है, अभी एक कंट्रास्टिंग पेरियोड को डिस्कस किया, अब 2 को करेंगे इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें, सारे स्टूडेंट्स को याद रखें। अल्लाह हाफिज।